कश्मीर जिसे लेकर के हम अपना गर्व मानते हैं, पाकिस्तान उसे लेकर के दुनिया भर में भारत का विरोध करने पहुंचता रहता है। आपको याद होगा जब भारत के द्वारा वर्ष 2019 में धारा 370 हटाई तो इमरान खान यूएन से लेकर दुनिया भर के देशों में पहुंच करके यही दुख रोए कि देखो इन्होंने 370 हटा दिया, देखो इनका स्टेटहुड हटा दिया, देखो इनका वोट देने का अधिकार हटा दिया। भारत ने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की अभिव्यक्ति छीन ली। भारत ने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों का अपना जो भाव है वो व्यक्त करने का अधिकार छीन लिया। हालांकि इमरान खान से तो उनका जीने का अधिकार तक इन दिनों छिना हुआ है, जेल में है, लेकिन भारत ने जिस जम्मू कश्मीर में 370 हटाया था उस जम्मू कश्मीर में ना केवल लोकसभा चुनाव करा लिया, अपितु उसी जम्मू कश्मीर के लिए भारत ने अपने स्तर पर विधानसभा चुनावों की भी घोषणा कर दी है। जस्ट लाइक दिल्ली, जैसे दिल्ली में विधानसभा है वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी विधानसभा के चुनावों की डेट घोषित हो चुकी है। और ऐसा करने में भारत सरकार का जो वादा शुरुआत से चला आ रहा है, और ये कि आप चिंता ना करिए, जम्मू कश्मीर में वापस स्टेटहुड लौटेगा, यानी कि जैसे राज्य थे और राज्य 28 हैं वैसे ही राज्य बनकर के जम्मू कश्मीर लौटेगा। तो पाकिस्तान का तो रोना पीटना समझ में आया, लेकिन भारत सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर में स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हैं और ऐसे इलेक्शंस का होना लोकसभा के सक्सेसफुल चुनावों के होने के बाद हुआ है। तो आज के सेशन में जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे विधानसभा चुनावों की हम चर्चा करेंगे। क्या खास हैं, किस प्रकार से राजनीतिक दल सक्रिय हैं, क्या बड़े मुद्दे यहां होने वाले हैं, राजनीतिक दल किस तरह से अपने आप को कंटेस्ट कराने वाले हैं, सारी बातें आज के सेशन में। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होंगे, याद रखिए 370 जब एब्रोगेट हुआ, जम्मू कश्मीर को, जो तत्कालिक जम्मू कश्मीर था उसे 2 यूटी में बांटा गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उनमें से वर्तमान में चर्चा जम्मू कश्मीर की हो रही है, जहां पर राजीव कुमार जी जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि यहां पर चुनाव होंगे। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, तारीखों का ऐलान हुआ, यहां की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, विशेष रूप से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसने तो यह तक कह दिया कि वो पाकिस्तान से वार्ता कराने के लिए चुनाव लड़ेगी, कि ताकि कल को चुनाव जीतकर आए तो हम इंसिस्ट करेंगे कि पाकिस्तान से हमारी बातचीत वापस चालू हो, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को वापस से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिले। इस चीज के लिए ये लोग अपना एजेंडा डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन क्या है भारत सरकार की मंशा, कैसे सारे काम होंगे, आज के सेशन में डिटेल से जानते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा 16 अगस्त को अपने द्वारा यह जानकारी दी गई कि आइए हाँ भाई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ही भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया कि 8 मिलियन वॉइसेस यानी 80 लाख लोगों की आवाज सुनने के लिए 87 लाख लोगों इलेक्टोरर्स हैं, यानी जो वोट देने वाले जम्मू कश्मीर में हैं, उनके लिए हम लोग चुनाव कराने जा रहे हैं। भारत के अंदर 2 राज्यों के अंदर इलेक्शन के लिए डेट डिक्लेयर हुई, जिनमें से एक जम्मू कश्मीर था और दूसरा हरियाणा था। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन की जो डेट डिक्लेयर हुई और हरियाणा की जो डेट डिक्लेयर हुई, उनके शेड्यूल्स आपके सामने हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के शेड्यूल्स में 3 चरणों में चुनाव है। पहला चुनाव 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और तीसरा 1 अक्टूबर। सारे की सारे वोट्स की काउंटिंग होगी 4 अक्टूबर को और रिजल्ट्स निकलेंगे 6 अक्टूबर को, यानी 6 अक्टूबर रविवार को यह पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी बहुमत में है और किसकी सरकार बनने वाली है। राजीव कुमार जी का बयान सुनने योग्य है। आपने कहा कि हम वहां पर माहौल देखकर आए, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। फोर्स से ज्यादा जरूरी है वहां की आवाम का विश्वास और उनका अपने लिए अपनी सरकार देने का जज्बा, वहां के लोगों का जो जज्बा है अपनी सरकार का। तो आपने जिस चीज का तारीफ की कि जब हम वहां देख कर आए, क्या देख कर आए आप, तो मैं आपको बताता हूं कि आप क्या देख कर आए। असल में जम्मू कश्मीर में लोकसभा जब चुनाव हुए तो फेज 4 में लोकसभा इलेक्शंस थे 5 लोकसभा सीटों के लिए। उस समय पर लोकसभा चुनाव 2024 में 38% की रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई जम्मू कश्मीर में, जो कि पिछले कई सालों से हाईएस्ट थी। श्रीनगर में तो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट 1996 के बाद रिकॉर्ड किया गया।
इलेक्शन कमीशन ने अपने द्वारा तस्वीरें साझा करते हुए इस बारे में उस समय प्रेस ब्रीफिंग दी थी, तब कहा था कि श्रीनगर के अंदर 36.58% वोटर टर्नआउट है, जो कि कई दशकों का हाईएस्ट है। इस बारे में 18वीं लोकसभा में जम्मू कश्मीर के बोथ ही पोलिंग स्टेशंस पर लगी हुई लाइनें यह इशारा कर रही थी कि लोगों ने इस बदले हुए समय को और इस बदले हुए माहौल को स्वीकार किया है। यहां पर जानकारी निकलकर आई कि श्रीनगर के अंदर जब चुनाव हुए थे तो 2019 में जहां 14.43% वोटिंग थी, 14 में 25.85% वोटिंग थी, 9 में, 2004 में, 99 में, 98 में सबसे अधिक वोटिंग इससे पहले अगर देखी गई थी तो वो 1996 में देखी गई थी। लगभग 30 साल बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जनता ने अपने भविष्य को बदलने के लिए, अपना पार्टिसिपेशन लोकतंत्र में शो करने के लिए वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसका परसेंटेज दुनिया के सामने आया। इसी के बारे में कहा गया कि सबसे पहले 370 हटाया गया, उसका परिणाम निकला कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा और परिणाम यह है कि यहां पर वोटिंग 38% तक पहुंची, जो बाद में रिफाइन आंकड़ा निकल कर आया। ठीक है, तो अब जब लोकसभा में इतना जबरदस्त पार्टिसिपेशन हुआ तो फिर मांग उठने लगी कि जब लोकसभा के लिए लोग इतना पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो स्वशासन के लिए विधानसभा में कितना पार्टिसिपेट करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासित राज्य बनने के बाद, प्रदेश बनने के बाद में जम्मू कश्मीर में 3 चरणों के अंदर विधानसभा चुनाव होने की घोषणा हुई और जानकारी निकली कि 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी और वोटिंग की सीट्स डिक्लेयर की गई, डेट्स डिक्लेयर की गई। डेट्स के साथ साथ पता लगाया गया कि कौन से समय पर क्या क्या होगा। इस बार के चुनावों में जो खास है वो ये कि यहां पर पहली बार एसटी के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई हैं। एससी के लिए 7 सीटें रिजर्व हैं, एसटी के लिए 9 सीटें रिजर्व की गई हैं। 43 सीटें जम्मू रीजन से तो 47 सीटें कश्मीर रीजन से बुक की गई हैं। जम्मू और कश्मीर में पहले मिलाकर 83 सीट्स हुआ करती थी, इस बार 90 सीट्स हैं। 83 से 90 के बीच में बढ़ी हुई जो 7 नई सीटें हैं, उनमें से 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ी हैं और 1 सीट कश्मीर में बढ़ी है। सीट बढ़ कैसे गई विधानसभा की? आंसर है परिसीमन आयोग की रिकमेंडेशन के द्वारा। परिसीमन आयोग, जी हां, भारत के संविधान में आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन आयोग की बात की गई है, जो कि देश की जनसंख्या के अनुपात में बदलती हुई डेमोग्राफी के अनुसार परिसीमन करती है लोकसभा सीटों का, विधानसभा सीटों का। यानी कि यह डिसाइड करती है कि कौन से लोग मिलकर एक विधानसभा क्षेत्र में वोट देंगे या कितने लोग मिलकर के किसी एक्स लोकसभा सीट में चुनाव में वोट देंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पिछली बार 2002 में जो परिसीमन आयोग आया था, अब तक 4 ही बार परिसीमन आयोग आया है और परिसीमन आयोग के द्वारा किए गए फैसलों को कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। पिछली बार जब परिसीमन आयोग 2002 में आया था तब जम्मू कश्मीर, जो कि एक स्पेशल स्टेटस राज्य था, इसने अपने यहां पर परिसीमन नहीं होने दिया था। इसके बाद जब 370 हटा, स्पेशल स्टेटस हटा, तो फिर भारत सरकार ने परिसीमन आयोग से कहा कि जो क्षेत्र आपसे छूट गए थे अब जाकर आप उनका परिसीमन करिए और उसी के तहत जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ। और जानकर खुशी होगी कि 5 लोकसभा सीटों के लिए जम्मू कश्मीर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट हो गया है। दैट मीन्स अब प्रॉपर तरीके से हर लोकसभा सीट के लिए इक्वल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर हो चुकी है। 90 सीटें 5 के अंदर बट चुकी हैं। यह अपने आप में एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ जाए। 18 सीट के आसपास एक लोकसभा सीट को दे दिया गया है। अच्छा, अब इसके साथ साथ परिसीमन आयोग ने जो सीटें दी, इन सीटों में 43 सीटें यानी कि 6 नई सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ाई गई और 1 सीट कश्मीर क्षेत्र के अंदर बढ़ाई गई और एसटी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। साथ ही साथ राष्ट्रपति को 3 नए लोगों को मनोनीत करने की पावर दी गई। मनोनयन के अंदर मैं आपको एक जानकारी दूं, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमेशा की तरह 24 सीटें हमने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए छोड़ी हैं। जब वो क्षेत्र हमारा होगा तो उस क्षेत्र से भी हमको सीटें मिलेंगी। इस प्रकार से 90 + 24 124 सीट्स कुल मिलाकर हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। फिलहाल उनमें से 90 पर चुनाव होने वाले हैं।
साथ ही साथ उपराज्यपाल को विशेष पावर है और वो ये कि वो 3 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, अर्थात वो बिना चुनाव लड़े विधानसभा में बैठेंगे और वो जो 3 लोग होंगे उनमें से 2 लोग कश्मीरी पंडित होंगे। कश्मीरी पंडित जो कि विस्थापित हो गए, उन्हें बिना चुनाव लड़े यहां पर विधानसभा में सीट दी जाएगी। वो यहां पर बैठेंगे और अपनी बात रखेंगे और वोट देंगे, यानी विधानसभा का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ एक व्यक्ति जो पीओके से विस्थापित होकर भारत आए हैं, उनमें से एक व्यक्ति को विधानसभा में जगह दी जाएगी। इस प्रकार से नई विधानसभा जम्मू कश्मीर के अंदर बनकर आई है। याद रहे कि पिछली बार यहां पर चुनाव 2014 में हुए थे। जब चुनाव हुए थे तो 2014 के चुनाव में जम्मू रीजन के अंदर बीजेपी बहुमत में आई थी और कश्मीर रीजन के अंदर पीडीपी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो पार्टी है, जो कि महबूबा मुफ्ती द्वारा लीड की जाती है, वो बहुमत में आई थी। दोनों पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई थी। 2018 में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा था। उसके बाद से यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। 2014 के अंदर आखिरी बार जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी और पीडीपी यहां पर गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। इसके बाद में 2018 के अंदर दोनों के बीच का गठबंधन टूट गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं बनी। 2019 में जाकर के यहां से 370 हटा और 370 हटने के बाद वर्तमान स्थिति जो है वो आपके सामने है। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ जाए, किस प्रकार से स्प्लिट हुआ, क्या हुआ, ये सब अब तो रेस्ट इज द हिस्ट्री, ये आप लोगों को सारी जानकारी है। वर्ष 2020 में बीजेपी के द्वारा बीजेपी लीडर मनोज सिन्हा को भारत सरकार के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर बनाकर भेजा गया। उसके बाद यहां पर जो सुधार कार्य हुए वो आपके सामने है और इसी क्रम में यहां पर डीलिमिटेशन हुआ। जो डीलिमिटेशन है उसके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको बोलकर सुना दी है, जो यहां पर लिखित में दी हुई है। वर्तमान में यहां पर 90 जो असेंबली सीट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, विधानसभा सीट्स हैं, उनके लिए चुनाव होने वाला है और उसमें 43 सीटें जम्मू क्षेत्र के लिए और 47 सीटें कश्मीर क्षेत्र के लिए की गई हैं। पहली बार एसटी के लिए सीट्स यहां पर रिजर्व की गई हैं। परिसीमन आयोग के द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस के आधार पर ही यहां पर इस प्रकार के सीटों का वर्गीकरण किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें और जातियों के लिए 7 सीटें रखी गई हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए जो आरक्षण है वो मैंने आपको बता दिया। कहां पर सीटें बढ़ी, तो जम्मू इलाके के अंदर सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़ा, डोडा, उधमपुर यहां पर 1-1 सीटें बढ़ाई गई और कश्मीर क्षेत्र के अंदर कुपवाड़ा जिले के अंदर 1 सीट बढ़ाई गई है। ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है साहब, यहां तक सारी जानकारी हो गई। ये सब जानकारी मैंने आपको दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, जम्मू कश्मीर के अंदर अनाउंसमेंट हो गया। अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद फिर यहां पर लोकल पॉलिटिक्स सक्रिय हो गई, क्योंकि अब यहां की राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ना है। ऐसे में यहां पर 3 तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां सक्रिय हैं, जिनमें से कांग्रेस, बीजेपी और बसपा हैं। साथ ही साथ यहां पर जो यहां की स्टेट पार्टी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वो भी यहां पर सक्रिय हैं। इसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो सज्जाद गनी लोन की पार्टी है, वो भी यहां पर कुछ सीटें जीतती रही है। पिछले साल अभी जो मई में जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, उसमें 22 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो जम्मू कश्मीर में 32 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, उनमें से कुछ क्षेत्रीय पार्टी का भी दर्जा प्राप्त है। ऐसे में बीजेपी क्या प्लानिंग कर रही है? पता चलता है कि बीजेपी जम्मू को लेकर तो आश्वस्त है कि जम्मू क्षेत्र के अंदर उसका बहुमत हो सकता है, जीत कर आए, और कश्मीर क्षेत्र के अंदर बहुत से लोग जो उसके सिंपैथाइजर हैं, समर्थक हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में पीडीपी नेता और महबूबा सरकार के अंदर मंत्री रहे चौधरी जुल्फिकार ने हाल ही में बीजेपी को 18 अगस्त को ज्वाइन कर लिया है। इसी बीच में बाकी दल क्या कर रहे हैं? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ मिलकर के कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ी थी, तो इसी
इसी तरह से फिलहाल ये सब मिलकर के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हैं और इसी के चलते हुए राहुल गांधी जी और खड़गे साहब कश्मीर पहुंचे। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आप यहां पर पहुंचे और यहां पर पहुंच करके आपने जनता का अभिवादन किया और पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। खड़गे साहब और राहुल गांधी जी जो हैं वो श्रीनगर और जम्मू के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये सुर्खी आप 21 अगस्त की देख सकते हैं। लोगों में उत्साह आपको दिखाई देता है और इनका स्वागत करते हुए लोग दिखाई देते हैं। इसी क्रम में उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, उन्होंने भी अपने स्तर पर कहा कि आने वाले समय में जो चुनाव है उसके अंदर जो हम मैनिफेस्टो है उसमें 370 और 35A को बहाल करने और 5 अगस्त 2019 से पहले की जो स्थिति थी राज्य की वही दर्जा प्राप्त करने के लिए हम इस चुनाव को लड़ेंगे। यानी अपनी मांगे रखते हुए इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और उस मैनिफेस्टो में इन्होंने बहुत सी बातें की, जैसे कि किस तरह से पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बातें होंगी, कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाएगा, पासपोर्ट के नियमों को आसान किया जाएगा, 6 सिलेंडर फ्री में बांटे जाएंगे, महिलाओं को फ्री में ट्रैवल कराया जाएगा, शादियों के अंदर सहायता बढ़ाई जाएगी, 1300 रुपये से लेकर के 1000 तक का मेडिकल बेनिफिट बढ़ाया जाएगा। ऐसी तमाम चीज़ें, 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वादे में बहुत सारी घोषणाएं कर दी हैं और इनमें से बड़ी घोषणाओं में पाकिस्तान के साथ वार्ता बहाल करना और 2019 से पहले जो स्पेशल स्टेटस था राज्य का उसे वापस प्राप्त करना इनकी चुनावी घोषणाओं में है। साथ में यह भी कि जो कैदी राजनीतिक कैदी बनकर के जेलों में बंद हैं उनको रिहा करने के बारे में सरकार काम करेगी। ऐसे में पीडीपी जो पहले बीजेपी की सहायक पार्टी हुआ करती थी, उनकी तरफ से महबूबा मुफ्ती की जो बेटी हैं वो भी इस बार 3rd जनरेशन में, इल्तिजा जिनका नाम है, वो भी चुनाव में उतर रही हैं। मोहम्मद सईद, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूबा मुफ्ती के फादर हुआ करते थे, उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए 3rd जनरेशन में आप भी चुनावों में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो अब उस समय पर 28 सीटें पीडीपी जीतकर आई थी और 25 सीटें बीजेपी जीतकर आई थी। हिंदू बहुल क्षेत्रों में बीजेपी बहुमत में थी और कश्मीर घाटी के अंदर पीडीपी बहुमत में थी। बीजेपी का 68% सीटों पर जम्मू डिवीजन में दबदबा था और कश्मीर के अंदर पीडीपी का दबदबा था। इसी चीज को वापस से लाने का प्रयास संभवतः बीजेपी करेगी और बीजेपी इस समय इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर काम कर रही है। जल्दी ही वो जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में बड़ी चिंता इस बात की है कि जब इलेक्शन हो और इलेक्शन में जनता पार्टिसिपेट करने उतरे तो इलेक्शन के पार्टिसिपेशन को रोकने के लिए टेररिस्ट भी तो कुछ तैयारी करेंगे और उस पर हमने पहले भी आपको सेशंस करके जानकारी दी है। हाल ही के समय में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में बढ़े हुए आतंकी हमलों को देखते हुए इस बात के बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि आतंकियों ने एंट्री ही इसलिए की ताकि वो जम्मू कश्मीर के चुनावों को प्रभावित कर सकें। लोग कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास व्यक्त ना कर दें, उन्हें रोकने के लिए जो कुछ सक्षम प्रयास है वो अपने स्तर पर कर सकें। तो डर है कि इस तरह के चुनावों को प्रभावित करने के लिए आतंकवादी निश्चित ही कोई ऐसी दुर्घटना करें कि हो सकता है किसी पार्टी ने किसी उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर किया, उसे आतंकवादी निशाना बनाए। हालांकि पुलिस ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। सुरक्षा एजेंसियों ने जैसे ही किसी पार्टी के द्वारा किसी उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर हो रहा है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जा रही है। विशेष बलों की तैनाती की गई है और चाक चौबंद सुरक्षा के साथ इस क्षेत्र में चुनाव कराए जाने की तैयारियां चल रही हैं। बाकी आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मटेरियल में उपलब्ध